Hello everyone, my name is Himanshu Paliwal. I welcome you all in this video lecture. सब्जेक्ट हमारा है सोशल साइंस और आज हम हमारा एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। ये आपके पॉलिटी का सेकंड चैप्टर है और ये आपको मिलेगा 162 पेज नंबर पर। सबसे पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं, वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और हमें उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, दोनों आपको पता लगेगा। सबसे पहला है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री इज़ अ सेट ऑफ रिटन रूल्स दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल लिविंग पीपल टुगेदर। जो भी उस कंट्री में लोग साथ में रहते हैं उनके द्वारा उन रूल्स को अपनाया जाता है और एक्सेप्ट किया जाता है, और उसी सेट को मतलब एक पूरी बुक अगर आप उन रूल की बना दो तो उस बुक को क्या बोला जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सुप्रीम लॉ दैट डायरेक्ट्स द रिलेशनशिप अमंग पीपल लिविंग इन अ टेरिटरी एंड ऑल्सो द रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट। ये जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है ये सुप्रीम लॉ है, मतलब इससे बड़ा और कोई रूल नहीं, जो कि क्या करता है, जो भी लोग एक कंट्री में रह रहे हैं, यहाँ पर टेरिटरी वर्ड आ रहा है तो टेरिटरी का मतलब कोई एरिया आप मान सकते हो, तो उस एरिया में जो भी लॉस लगते हैं वो सबके लिए क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। और वो क्या इस्टेब्लिश करते हैं, लोगों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो कैसे रहेगी, और साथ ही साथ लोगों की और वहाँ की जो गवर्नमेंट चल रही है उसके बीच में क्या रिलेशनशिप रहेगा, उसको इस्टेब्लिश कौन करता है, कॉन्स्टिट्यूशन। अ कॉन्स्टिट्यूशन डज द फॉलोइंग थिंग्स। क्या क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन में। फर्स्ट, इट क्रिएट्स अ डिग्री ऑफ द ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज़ एसेंशियल फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर। हमें भी पता है लोग काफ़ी अलग अलग तरीके के होते हैं, तो सभी को साथ लेकर चलना पॉसिबल होता नहीं है। इस वजह से हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, कॉन्स्टिट्यूशन की, क्योंकि वो सभी को इक्वल राइट्स देता है। जिस वजह से अगर कोई ज़्यादा पावरफुल है या फिर कोई बिल्कुल भी पावरफुल नहीं है, बिल्कुल गरीब है, तो भी वो दोनों क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। Second, it specifies how the government will be conducted or constituted, or who will have the power to take which decision। ये क्या करता है, आपके एरिया में जिस भी टेरिटरी में कॉन्स्टिट्यूशन लग रहा है वहाँ पर गवर्नमेंट कैसे बनेगी उसको बताता है, साथ ही साथ वहाँ पर पावर क्या रहेगी डिसीजन लेने की, उसको भी इस्टेब्लिश करता है। थर्ड पॉइंट, इट लेज डाउन द लिमिटेशंस ऑफ द गवर्नमेंट्स पावर एंड टेल्स द अस अबाउट द राइट ऑफ सिटीजन्स। गवर्नमेंट की भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, तो उस लिमिटेशंस को कौन बताता है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन। और साथ ही साथ वहाँ के लोगों के क्या राइट्स हैं, यहाँ पर साफ साफ लिखा है गवर्नमेंट्स पावर, मतलब गवर्नमेंट अपनी पावर का मिसयूज़ ना करे, उसके बारे में भी कौन हमें बताता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। फोर्थ पॉइंट, इट एग्जिबिट्स द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल अबाउट द कंट्री। लोगों के मन में कंट्री के बारे में जो अच्छी भावना है वो कौन जगह रखता है, कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि अगर कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा या फिर उसमें कुछ गलतियां होंगी तो लोग उस कंट्री को ही ब्लेम करेंगे, लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन हमारा अच्छा होता है तो वहाँ के जो रिलेशनशिप है अमंग द पीपल वो भी साफ साफ अच्छे रहेंगे। इसी में एक एग्जांपल हमें देखना है साउथ अफ्रीका का। साउथ अफ्रीका आपको पता है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में साउथ में एक कंट्री आता है जिसका नाम क्या है, ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका, जो कि कब डेमोक्रेटिक बना है, एट द मिडनाइट ऑफ 26 अप्रैल 1994, जो कि काफ़ी टाइम तक अपार्थाइड को सफ़र करता था। अपार्थाइड मतलब होता है रेसिडल डिस्क्रिमिनेशन। रेसिडल डिस्क्रिमिनेशन का मतलब जो कि अभी अमेरिका में काफ़ी हद तक चल रहा है, मतलब वहाँ पे जो एक अभी प्रोटेस्ट हुआ है जून जुलाई के महीने में जिसका नाम था ब्लैक लाइफ मैटर्स, शायद आपने इसके बारे में ज़रूर सुना होगा। तो यही रेसिडल डिस्क्रिमिनेशन है कि जो गोरे लोग हैं वो सिर्फ इस वजह से बाकी लोगों से भेदभाव कर देंगे क्योंकि वो काले हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेसिडल डिस्क्रिमिनेशन, जिसका दूसरा नाम क्या है, अपार्थाइड। वाइट यूरोपियन बिहेव इन्फीरियर एंड रूल्ड ओवर देम विद आर्म्स एंड फोर्सेस। यही है इसमें अगला पॉइंट, यही आ रहा है। वाइट यूरोपियंस मतलब यूरोप के जो वाइट लोग हैं, ऑब्वियसली यूरोप में ज़्यादातर लोग कितने हैं, मतलब ऑलमोस्ट सारे कैसे हैं, वाइट हैं, जो कि बाकियों पे कैसा रूल करते थे और इन्फीरियर भेदभाव करते थे। क्यों, क्योंकि बाकी क्या हैं, सारे ब्लैक है या फिर किसी और रेस के हैं। दे बिकम फ्री एंड ब्लैक लीडर्स फॉरगिव्स द वाइट फॉर द एट्रॉसिटीज़।
26 अप्रैल को ये लोग फ्री हो गए, साउथ अफ्रीका कंट्री। और इन्होंने क्या करा, जो भी ब्लैक लीडर्स हैं उन्होंने वाइट कौन जो उन पे रूल कर रहे थे उनको माफ़ कर दिया उनकी एट्रोसिटीज़ के लिए। एट्रोसिटीज़ मतलब होता है अत्याचार। तो वाइट लोगों ने जो भी अत्याचार किए हैं उसके लिए माफ़ किन्होंने कर दिया, साउथ अफ्रीकन लीडर्स ने। द बिल्ट ए न्यू साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट विद इक्वालिटी फॉर ऑल रेस, जेंडर और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। उन्होंने क्या करा, एक नया साउथ अफ्रीका बनवाया इन द सेंस कि कंट्री तो वही है, लेकिन वहाँ पर अब जो लोग हैं, रिलेशनशिप है, वो सब धीरे धीरे बदल गई है। विथ इक्वालिटी ऑफ रेस, यहाँ पर आ रहा है शब्द एक रेस। मैंने आपको पहले भी इसके बारे में बताया है। रेस मतलब वहाँ पर आप ऐसा समझ सकते हो कि अगर कोई व्यक्ति ब्लैक है तो उसकी रेस हो जाएगी ब्लैक, और अगर गोरा है तो वो क्या हो जाएगा, वाइट रेस। या फिर आप उनके कलर से भी इसको रिलेट कर सकते हो कि जो जैसा कलर का दिखेगा उसकी रेस वैसी हो जाएगी। रेस का मतलब भागने से यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन वर प्रिपेयर्ड, वहाँ पर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी थी जिन्होंने, मतलब ऑब्वियसली अगर 94 से पहले वो वहाँ पर रूलिंग हो रही थी तो इस वजह से आप समझ सकते हो कि वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज तो नहीं होगी, लेकिन जो भी पार्टीज थी, जैसे जिन भी लीडर्स ने वहाँ पर फ्रीडम के लिए फ़ाइट किया, जो भी फ्रीडम फाइटर्स थे, है ना, उन सब ने मिलकर एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और लगभग 2 साल उसको लगे बनने में, जिसके बाद में एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया जिस कॉन्स्टिट्यूशन में सभी को इक्वली ट्रीट किया गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट इसलिए है, आपको नेक्स्ट टाइम में पता लगेगा। द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका। प्रीएम्बल का मतलब हिंदी में होता है प्रस्तावना। जो भी आप कॉन्स्टिट्यूशन लिखते हो उसकी जो शुरुआत का पैराग्राफ होता है या फिर जो शुरुआती पॉइंट्स होते हैं उनको बोला जाता है प्रीएम्बल, और ये किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। और इसमें जो भी लोग हैं सभी को इंक्लूड किया गया है, चाहे वो किसी भी रेस के हों या फिर उन्होंने पास्ट में कुछ भी किया हो, या फिर आप जैसे लोगों को, जो वाइट रेस के लोग थे उनको माफ़ भी किया लोगों ने वहाँ पर, और साथ ही साथ उनको जब साउथ अफ्रीका फ्री हुआ तब ऐसा नहीं होता है कि जितने भी यूरोप के हैं सब वापस यूरोप में चले गए। जो भी वहाँ रह गए उन सबको भी इक्वली ट्रीट किया गया बाद में, जो कि साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन की काफ़ी बड़ी बात है। अब हम बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कैसे होती है, कैसे उनको बनाया जाता है, ठीक है। तो एक असेंबली, अगर मैं इंडिया के एग्जांपल में आपको बताऊं तो एक असेंबली बनाई गई थी कब, जुलाई 1946 में इलेक्शन करके, जिसका नाम क्या रखा गया था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जिसको आप क्या बोलते हो, जो अब हमारा, जैसे जो अभी आप ऐसा समझ सकते हो उस टाइम की पार्लियामेंट। वैसे एग्जैक्ट पार्लियामेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी क्या हो रहा है, इलेक्शन हो रहे हैं, और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने क्या करा है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, ठीक है। इलेक्शन कब होते हैं, जुलाई 1946 को, और फर्स्ट मीटिंग होती है दिसंबर 1946 को। असेंबली वाज ऑल्सो पार्टीशन एज द पार्टीशन ऑफ इंडिया हैपन। जैसे ही इंडिया का पार्टीशन होता है 47 में होता है, अभी हम 46 में हैं, तो जैसे ही पार्टीशन होता है असेंबली का, सॉरी इंडिया का, वैसे असेंबली का भी हो जाता है। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बची उसमें कितने मेंबर थे, 299 मेंबर्स थे। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट हो गया था बन के, ठीक है। जिसको इन फोर्स मतलब लागू कब किया गया, 26 जनवरी 1950 को, जो कि हमारा क्या है, रिपब्लिक डे। जैसे हमने अभी साउथ अफ्रीका की कॉन्स्टिट्यूशन में बात करी, वैसे ही हमारे यहाँ पर भी एक रूलिंग पार्टी नहीं, जो फ्रीडम फाइटर्स जो थे, जिनकी पार्टी एक थी, उसका नाम क्या था, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसके एक टाइम पर बहुत सारे प्रेसिडेंट रहे हैं, ठीक है। जिसके एक टाइम पर प्रेसिडेंट हमारे जवाहरलाल नेहरू साहब भी थे। इस पार्टी ने डोमिनेट किया कि इसको असेंबली को, क्योंकि काफ़ी सारे मेंबर्स आईएनसी के जो थे, आईएनसी इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, वही क्या रहे हैं बाद में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के भी मेंबर रहे हैं। ध्यान रखना, ये जो कांग्रेस में अभी नाम ले रहा हूँ ये आज की कांग्रेस से अलग है, क्योंकि आज की जो कांग्रेस है वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, जबकि ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये बस एक ग्रुप है, ठीक है, जो कि इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल में हेल्प करता है इंडिया को, मतलब करता था उस टाइम पे। द असेंबली हैड मेंबर्स फ्रॉम ऑल द पार्ट ऑफ कंट्री विद डिफरेंट लैंग्वेजेस, कास्ट, क्लासेस, रिलीजन एंड ऑक्यूपेशन। इस असेंबली में किसकी बात कर रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की। इसमें इंडिया के लगभग सभी पार्ट के लोग थे, चाहे उनकी भाषा कैसी अलग हो, उनके कास्ट से
उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, रिलीजन, ऑक्यूपेशन, चाहे कुछ भी हो, सभी के मेंबर्स किसमें थे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वर्कड इन सिस्टमैटिक, ओपन एंड हारमोनियस वे। सिस्टमैटिक मतलब एक काफ़ी सिस्टमैटिक ढंग से इसको बनाया गया। ओपन मतलब सभी के लिए, आप अभी भी आप चाहो तो कैसे कॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्मिंग हुई थी उसको देख सकते हो। मतलब उस टाइम पे तो शूटिंग नहीं हुई होगी इस चीज़ की, लेकिन एक रिकॉर्डेड है। मतलब जैसे अभी आगे पॉइंट आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा। द फर्स्ट सेवरल प्रिंसिपल वर अडॉप्टेड एंड एग्रीड अपॉन। कुछ प्रिंसिपल्स ऐसे थे जिनको डायरेक्टली सब ने मान लिया, लेकिन बाद में जब आपस में भेदभाव होने लगा तो एक ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया। ठीक है, इस ड्राफ्टिंग कमेटी का काम था कि जो भी प्रोविजंस आते हैं, प्रोविजंस मतलब जो भी आप प्रस्ताव रखना चाहते हो उसको ड्राफ्ट किया जाएगा। और इस पार्टी को, इस ड्राफ्टिंग कमेटी को हेड किसने किया था, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। ठीक है, जिनको बाबा साहब अम्बेडकर भी बोला जाता है। आपने आई एम श्योर इनका नाम ज़रूर सुना होगा अब तक। तो इस ड्राफ्टिंग कमेटी द्वारा लगभग 2000 आपके अमेंडमेंट्स लाए गए। अमेंडमेंट्स का मतलब होता है सुधार। ठीक है, जैसे आज भी हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में अभी भी चेंजेस होते हैं, तो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज करते हो तो उसको क्या बोला जाएगा, अमेंडमेंट। एवरी वर्ड स्पोकन वर्स रिकॉर्डेड अंडर द टाइटल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, यहाँ पे लिखा है कॉन्स्टिट्यूएंट, तो या तो आप कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बोलो या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट बोलो, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, अंडर द टाइटल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट, जो मैंने भी आपको बोला था रिकॉर्डेड सेशंस, तो ये क्या है, बिल्कुल ऑडियो रिकॉर्डेड सेशंस हैं, जिनको जब बाद में प्रिंट किया गया तो पता लगा कि ये कितना है, 12 हैवी वॉल्यूम्स। वॉल्यूम्स का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो जो बड़ी किताबें होती है जिनको बोला जाता है क्या, वॉल्यूम। और इसके कितने पार्ट है, 12 पार्ट है। तो ये क्या है, जो भी उस असेंबली में डिबेट हो रही है ना, उसको रिकॉर्ड किया गया है। इसकी ज़रूरत क्यों है, इसकी ज़रूरत हमें इसलिए है ताकि हमें पता रहे कि कोई प्रोविज़न अगर भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में लिखा हुआ है तो वो क्यों लिखा हुआ है। ठीक है, तो आई एम श्योर आपको इतना सब कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, सो वी विल मीट टुमारो। तब तक के लिए आप इस वीडियो को अच्छे से देखना। ठीक है, थैंक यू।